नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार और आप देख रहे हैं यंग तरंग। आज का मुद्दा। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिससे जुड़ा हुआ नारा बहुत पुराना है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। और आज की तारीख में जवानों की क्या हालत है कि बेरोजगारी की मार से वो परेशान है, और किसानों की क्या हालत है ये आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। हाल ही में हमारे देश की संसद में किसानों से संबंधित 2 बिल को पास किया गया, और जिस तरह से पास किया गया, खासतौर पर राज्यसभा में, उसको लेकर भी काफी विवाद उठे। तो आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे कि किसान बिल में क्या परेशानियां हैं और हरियाणा और पंजाब के किसान क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। और इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि जब किसानों के मुद्दे पर होगा घमासान तो कैसे किसान होंगे खुशहाल। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इसके अलावा शैलेंद्र दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और कुछ ही पलों में कांग्रेस से समर्थित जो नेता हैं यूथ कांग्रेस के सुमित जी, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप दोनों विद्वानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले शैलेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर बात सरकार की तरफ से ये कही गई है कि राज्य सरकारों को मंडियों के बाहर से जो कृषि उपज है उसकी बिक्री और खरीद पर टैक्स लगाने से रोकता है। यानी कहीं ना कहीं राज्य सरकारों का जो एक कमाई का जरिया है, एक पैसा मिलता है उनको, वो उनका बंद हो जाएगा। इसलिए कुछ राज्य सरकारें, खासतौर पे कांग्रेस में जहां जहां सरकार है, वो इसका विरोध कर रही है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि बीजेपी की सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। तो कृषि से जुड़े हुए बिल जब आप पास करते हैं तो आपने विपक्षी दलों के नेताओं का विश्वास क्यों नहीं जीता, आपने किसानों का विश्वास क्यों नहीं जीता? इसके पीछे का क्या कारण देखते हैं आप, शैलेंद्र जी? देखिए रमेश जी, ऐसा है, जिस नैरेटिव की अभी आपने बात की है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये ठीक है प्रतीकात्मक तौर पर। अब बात जब आती है इसके क्रियान्वयन की, तो ये कभी संभव नहीं हो सकता कि आदर्शवादिता की स्थिति में 100% लोग इसके साथ खड़े हों। वो कभी संभव नहीं, ना आज संभव है, न कल होगा, न आने वाले कल में होगा। लेकिन हमें देखना ये है कि अधिकांश लोग इसको समर्थन देते हैं या नहीं देते। तो उसी दिशा में देखिए, हमारी जो इकोनॉमी है, उसमें जो बेस है इकोनॉमी का, वो एग्रीकल्चर बेस है। हम जो है पढ़ते आ रहे हैं, तमाम जो है स्टडी मटेरियल में हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन विडंबना ये है कि देश के अंदर जो हमारी जो इकोनॉमी है, उसमें जो रोजगार कृषि क्षेत्र से मिलता है वो लगभग 60% के आसपास रोजगार मिलता है, जो कि अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है पूरी तरह से। और जबकि अगर मैं देश की अर्थव्यवस्था में जिसका मापदंड किसानों से संबंधित है, किसान बिल से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपकी सरकार कहती है ना कि मैं उसी किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। तो आय किस तरह से दोगुनी करेंगे जब आपने उनको विश्वास में नहीं लिया है? और मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। आप मुझे रीजनल टाइम दीजिएगा। तो जो मैं ये बात कह रहा था कि उसमें जो है जीडीपी में जो कंपोनेंट है वो किसी का 16% के आसपास है। वो ये क्यों है? क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो फंक्शनिंग है वो पूरी तरह से जो है सिस्टमाइज नहीं है। देखिए, जो पहले विकल्प थे किसानों के लिए, चाहे एमएसपी का विकल्प हो या सरकार के द्वारा जो है खरीद की प्रक्रिया हो, उसमें कोई बदलाव नहीं है। एपीएमसी एक्ट को डाइल्यूट करके किसानों के लिए जो कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य जो संवर्धक और सरलीकरण जो विधेयक 2020 जो पास किया गया है, उसमें किसानों को अधिक विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। राज्य के अंदर और राज्य के बाहर भी किसानों के सामने अधिक विकल्प होंगे। इसमें दिक्कत क्या है? एमएसपी का जो प्रोविजन है वो इंटैक्ट है। बिल्कुल, इस पर दिक्कत क्या है, इसका जवाब ले लेते हैं। प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आपकी ऑडियो में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी कि आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है। और प्रेम कुमार जी,
एमएसपी के लेकर के बहुत कंफ्यूजन है, और जो ये शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि इसमें दिक्कत क्या है, दरअसल ये सब सियासत है और विपक्षी दल के लोग नहीं चाहते कि किसान खुशहाल हो। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए अरुणेश जी, ये बात कहना कि कोई खुशहाल हो ऐसा नहीं चाहता। सरकार भी चाहती है कि किसान खुशहाल हो, विपक्ष भी चाहता है कि किसान खुशहाल हो। कोई किसान के खिलाफ नहीं है। फिर भी ऐसी स्थिति आती है क्योंकि नीतिगत फैसले किसको कितना क्या प्रभाव डालेंगे इस पर निर्भर करता है। एमएसपी को लेकर के सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, इवन राजनाथ सिंह जी ने 6 मंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को भरोसा दिलाया है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडियां जारी रहेंगी। एक बात है। अब है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी तो जो हम नई व्यवस्था ला रहे हैं वो व्यवस्था लाने की जरूरत क्या पड़ी है। देखिए ये जो है 3 बिल हैं, तीनों किसान के बिल जो हैं मेरे हिसाब से प्रगतिशील हैं। ये किसानों की किस्मत भी बदल सकती है। इसमें बस एक क्लाउज की कमी लगती है, राजनीति वहीं पर है कि इसमें अगर सिर्फ एक बात जोड़ दी जाती कि कोई भी कॉरपोरेट जगत का खरीदार हो या लोकल हो या कहीं खरीदार हो, से उनकी उपज को एमएस कानूनन जुर्म होगा। अगर ये बात जोड़ दी जाए, ये बिल में कोई कमी नहीं थी, ये सही में ऑप्शंस खोल रहे थे, बाजार को सेटल कर रहे थे, और ये जो आज की जो मंडी व्यवस्था है इसमें जो खामियां पैदा हो गई हैं उसको भी अपने आप को करेक्ट कर, ये स्थिति है। इसके बाद जो फार्मिंग, जो खेती के बारे में हम लोग बड़े प्लॉट को लेकर के, क्योंकि आजकल जोत का आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए किसी एक प्रोडक्ट को व्यावसायिक नजरिए से प्रोडक्शन दे पाना किसान के लिए मुश्किल होता है। अगर कोई इन्वेस्टर वहां आ जाता है, थर्ड पार्टी, सारे किसानों के साथ मिलकर के एक एग्रीमेंट करता है और प्रोड्यूस जो है, उत्पाद जो है वो तय हो जाता है क्या उत्पादन करना है, तो उसका फसल का उसको कीमत मिल जाती है पहले ही, तो क्या है कि उससे हमें बड़े पैमाने पर जोत जो है वो बनाने का रास्ता खुलेगा, जो आज तक नहीं खुल पाया, क्योंकि ना तो जमीन का सही तरीके से बंटवारा हो पाया। एक ही परिवार में एक व्यक्ति की खेती कहीं होती है, दूसरे की कहीं होती, सब बटा हुआ होता है, तो उसका जो नुकसान है वो नुकसान भी इससे बढ़ता दिखता है। तो इसलिए हमें तो ये बहुत अच्छा विधेयक लगता है, लेकिन ये बात जो है, जो मैंने कहा कि एक बात कि वो सरकार क्यों नहीं जोड़ना चाहती है कि एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होने देंगे, ये समझ से परे है, क्योंकि ये गारंटी अगर नहीं देंगे तो निश्चित रूप से लोग किसान को मजबूर करेंगे। बिल्कुल, लेकिन आपने जो इस एमएसपी की बात की, तो हमारे जो अभी सरकार है उनका जो गठबंधन है, गठबंधन में जो असहमति है, और एमएसपी के मुद्दे पर खुद प्रधानमंत्री को सामने आना पड़ा है। उन्होंने ट्वीट किया है और आश्वासन दिया है कि एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था जारी रहेगी। अब मैं आपको बताता हूं शैलेंद्र जी कि दरअसल विरोध किस बात पर है। वो ये है कि सबसे बड़ा कारण इस अध्यादेश की धारा 2FC है, जिसमें कहा गया है कि अगर ये विवाद सुलझाने के लिए 30 दिन का आपका समय मिलता है, उसमें आपको समझौता करना पड़ेगा, और अगर वहां नहीं ये मामला सुलझता है तो धारा 13 के अनुसार आपको एसडीएम के पास जाना होगा, मुकदमा करना होगा, और वो अपील जिलाधिकारी के यहाँ पर होगी, और जब जीतेगा तभी किसान को भुगतान करने का आदेश दिया जाएगा। ये जो सरकारी चक्कर लगाने पड़ेंगे ना प्रशासन के, इसको लेकर किसान परेशान है। दूसरा, एक और बड़ी वजह यह है कि पंजाब और हरियाणा में किसानों, कमीशन एजेंट और मंडी मजदूरों की ओर से भी ये विरोध हो रहा है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि केवल किसान ही विरोध में है, तो मंडी में काम करने वाले मजदूर हैं वो भी विरोध कर रहे हैं, और जो कमीशन एजेंट है, सरकार का बड़ा कहना है कि इससे जो है एजेंट वाली व्यवस्था समाप्त होगी, बिचौलिया इसमें जो है नहीं होंगे। तो फिर किसान को आप संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, किसान का विश्वास क्यों नहीं जीत पा रहे हैं सलेम जी? देखिए अरुणेश जी, ऐसा है, इसका सीधा संबंध अर्थव्यवस्था से है, और मैं आपको अभी 2-3 एग्जांपल रेलेवेंट कोट करूंगा। कोई भी सेक्टर जब पहले ऑर्गेनाइज उसमें होता है तो उसमें इस तरह की विसंगतियां व्याप्त होती हैं, और जैसे ही सेक्टर जो है ऑर्गेनाइज तरीके से फंक्शनिंग स्टार्ट होती है, विसंगतियां ऑटोमेटिकली जो है ग्रेजुअली खत्म होती चली जाती है। मैं आपको एग्जांपल कोट करता हूँ टेलीकॉम सेक्टर का।
टेलीकॉम सेक्टर में जब 2002 से पहले आपको टैरिफ इतने महंगे होते थे, उपभोक्ता के एंगल से मैं बात करना चाह रहा हूँ, जब काफी प्लेयर्स इन्वॉल्व हुए, प्लेयर्स इन्वॉल्व होने के बाद जो है टैरिफ में कंपटीशन जनरेट हुआ, और उसके बाद जो है आज हम देखें एज ए व्यूअर तो उपभोक्ता के तौर पर जो है एक अच्छा खासा लाभ प्राप्त हो रहा है। उसी तरीके से दर्द किसको है? दर्द उनको है जिनकी दलाली खत्म होगी, दर्द उनको है। रियल जो किसान है उसको कोई दर्द नहीं होने वाला। देखिए, कोई भी व्यापारी है वो कभी भी न्याय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता, वो सीधा ये चाहता है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल पंजाब का देता हूँ, पंजाब में एफसीआई की जो फंक्शनिंग है, एफसीआई बड़े पैमाने पे खरीदी करती है, और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो भी एफसीआई पंजाब के अंदर करती है। अब विडंबना क्या है, तो जो वहां की राज्य मंडियां हैं उनमें गिने चुने परिवार है, उनके लोग संलिप्त हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि उनका जो प्रोडक्ट है उसके लिए एक खुले तौर पर विकल्प तैयार हो जाएंगे, उनके सामने चुनौतियां जो है वो देखते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, कोई भी सेक्टर है, कृषि क्षेत्र कोई भी सेक्टर, अगर हम तरीके से की बात करेंगे, इसमें दरअसल एक मामला ये भी आ रहा है कि निजी कंपनियों का शोषण बहुत अधिक बढ़ जाएगा। प्रेम जी, आप इसके बारे में क्या कहना है? कि जो एमएसपी का मामला है, एमएसपी आधारित खरीद प्रणाली का अंत हो सकता है, एक तरीके से ये भी कहा जा रहा है। दूसरी तरफ से केंद्र सरकार की ओर से प्रोक्योरमेंट डिटेल की बात है, जो अनुमानित लगभग 90% है, वो हरियाणा और पंजाब के पास जाता है। और एक मैं दूसरा एक अगर आपको एक अनुमान के आधार पर बताऊं, जो आंकड़े मेरे पास है उसके अनुसार देश में केवल 6% किसान ही ऐसे हैं जो एमएसपी का फायदा उठाते हैं। बाकी 94% किसान अभी भी आज भी दूर दराज के इलाकों में बाजार पर ही निर्भर करते हैं। इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो मामला है, एग्जैक्टली चिंताएं बढ़ गई हैं। और ऐसे में जब निजी कंपनियां आएंगी तो आपको क्या लगता है कि इससे किसानों का वो शोषण करेंगी या किसानों को सच में फायदा उठाएंगी? प्रेम जी, इसके बाद मैं सलेन जी आपके पास आता हूँ। देखिए, एमएसपी जब तय होता है ना, तो उससे क्या है, वो एक मानक हो जाता है। उससे महंगा या उससे सस्ता हम इस तरह से अनाज का मूल्य देखने लग जाते हैं। तो एमएसपी एक मानक होता है। अब एमएसपी पर अगर किसान से खरीदा जा रहा है, आज भी जो स्थिति है, तो होता क्या है कि बिचौलिए जो छोटे किसान है वो नहीं बेच पाते, क्योंकि उनके पास में अनाज को अपने पास रखने की क्षमता नहीं होती है, उसके पास लाल फीताशाही को झेलने की क्षमता नहीं होती है। तो उसके लिए बहुत आसान होता है कि बिचौलिए उनके पास आए और वो अपना अनाज उनको बेच दें, और बिचौलिए उस एमएसपी से कम पर उससे अनाज लेते हैं। तो आज एमएसपी व्यवस्था में रहते हुए भी ये बिचौलिया सिस्टम है, जिसके लिए बीजेपी बोल रही है कि हम इस बिचौलिए सिस्टम के खिलाफ हैं और इसको खत्म करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से ये खत्म होना चाहिए। एक व्यवस्था में खामी है तो उसको दूर होनी चाहिए। पर ये जो नई व्यवस्था आ रही है, इसमें बिचौलिए और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये मैं कह रहा हूँ कि जब एमएसपी के रहते हुए हम ये सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं कि एमएसपी से कम पे खरीद ना हो, तो क्या है कि जो कॉर्पोरेट जगत के लोग होंगे, जो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टर जो होंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट किसान के पास में, वो क्या करेंगे, आकर के उनको एक साथ सहूलियत देने के नाम पर, दूसरे तमाम नाम पर एमएसपी से कम पर उसकी खरीद करेंगे, जैसे आज के बिचौलिए कर रहे हैं। तो इससे सुरक्षा की गारंटी तो देनी होगी ना सरकार को कि ये खरीद जो है, किसानों का शोषण जो है, हम नहीं होने देंगे। आज के बिचौलिए का शोषण आप दिखा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये शोषण और बढ़ेगा, इसकी चिंता ही नहीं कर रहे हैं। यही तो मूल सवाल जी। अब आप बताइए, जो प्रेम जी की एक आशंका है कि इससे तो बिचौलिए और बढ़ जाएंगे, दलाली की प्रक्रिया और बढ़ जाएगी, निजी कंपनियों का दखल बढ़ जाएगा, तो बिल्कुल नहीं, सुरक्षा कैसे मिलेगी किसानों को? उनकी जो है कैसे मिलेगा? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैंने आपको कहा ना, आप कोई भी अपना सेक्टर उठा के देख लीजिए। मैं एग्जांपल इसीलिए रिलेट कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि आप आकलन तभी कर पाएंगे। देखिए, कहने को आप कह सकते हैं बिचौलिए पड़ जाएंगे, लेकिन उसका आधार क्या है? तो मेरा कहना ये है, जो अभी बात कर रहे थे ना, 6% जो है एमएसपी का जो डेटा दे रहे थे, मैं इस पर बात करना चाह रहा हूँ। उसमें इंक्लूजन मैक्सिमम जो है पंजाब और हरियाणा का है, इसीलिए तकलीफ जो है इन दो प्रदेशों के किसानों को है। बाकी आपका जो सबसे ज्यादा किसान यूपी के अंदर है, सेकंड नंबर पर आपका बिहार के अंदर है। तो ऐसे प्रदेश जिनके पास जो है जो फसलों का जो प्रकार है वो उतना अधिक नहीं है, साथ में जो है उनके लिए लॉजिस्टिक उतना जो है इजी नहीं है, स्टोरेज प्रोविजन उतना जो है अच्छे नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो एक देश एक मार्केट वाला जो प्रोविजन है, ये उसको सपोर्ट करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा ये सब करता हूँ कि मान लीजिए जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कोई एक फसल
अच्छी पैदावार होती है, पंजाब के अंदर कोई अच्छी पैदावार होती है, कर्नाटक के अंदर कोई और अच्छा होता है, महाराष्ट्र के अंदर बढ़िया कपास पैदा होता है। तो इस तरह से उस राज्य की जो मिट्टी की जो प्रकार है उसको देखते हुए वहां पर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो उन लोगों को प्रमोट करेंगे, वो उन लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि आपकी जो है मिट्टी की क्वालिटी को देखते हुए ये फसल आप करेंगे तो इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा और आपको जो है अच्छी पैदावार मिलेगी और खरीद के लिए हम खड़े हुए। अब मैं बात ये आता हूँ एमएसपी जो फिक्स कर दें, तो वो क्यों? अगर मान लीजिए आपने रेगुलर डाल दिया, एमएसपी फिक्स कर दी, हो सकता है कि कोई प्राइवेट प्लेयर जो आगे ना है, तो कहीं ना कहीं एक मार्केट में उस तरह का माहौल आपको पहले देना पड़ेगा। माहौल अगर एक बार असेसमेंट ये प्रक्रिया है, पहले शुरू तो हो, शुरू होने के बाद जो फिर आकलन करना पड़ेगा। आकलन करने के बाद हो सकता है कि मतलब जो एमएसपी से बहुत अच्छे दाम मिले किसानों को, तो कोई भी व्यापारी ये नहीं चाहता कि जो है अगर हमें प्रोडक्टिविटी मिल रही है तो हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएं, ठीक है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो ये भी देखते हैं पेट्रोमेंट जिससे कर रहे हैं, अगर वो सुखी नहीं होगा, अगर वो संतुष्ट नहीं होगा तो उनको वो डिलीवरी नहीं होगी रॉ मटेरियल की, प्रोडक्ट की। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर ये देखा जाए तो दूरगामी उसको देखते हुए ये अच्छा जो है प्रयास है। आपको मेरा ये मानना है कि नजर आती है। अब मैं प्रोग्राम के आखिर में आप लोगों से एक सवाल उठाना चाहूंगा जो कि हमारी महान संसदीय प्रणाली रही है, लोकतंत्र पे हम सबका बहुत बड़ा विश्वास रहा है, लेकिन जिस तरीके से पिछले रविवार को जब ये बिल पारित किए जा रहे थे राज्यसभा में और जिस तरह से विरोध हुआ, हरिवंश जी जो उपसभापति हैं उनकी टेबल के पास जाकर के कई सांसदों ने हंगामा किया और जो बुक को फाड़ने की कोशिश की गई। हालांकि इसके बाद 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। अब ऐसे में जो मेरा सवाल है, चाहे ये बिल हो या कोई दूसरा बिल हो, मैं किसी उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ सांसदों के आचरण और व्यवहार पर सवाल उठा रहा हूं। आपको क्या लगता है प्रेम जी कि इस मामले पर कौन सही है कौन गलत है? क्योंकि बाद में फिर गांधीगिरी दिखाते हुए हरिवंश जी दूसरे दिन वहां पर गए और उन्होंने जो संसद भवन के में धरना प्रदर्शन चल रहा था उसमें उन सांसदों को उन्होंने चाय भी पिलाई। लेकिन इस तरह के नजारे अक्सर हमें जो है संसद भवन में देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे में सांसदों को क्या अपना व्यवहार संयमित रखना चाहिए? अगर आपका विरोध है भी तो आप अपनी सीट पे खड़े होकर, कोरोना का समय चल रहा है तो वहां से भी अपनी बात रख सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आपको क्या लगता है कि उपसभापति महोदय के द्वारा भी विपक्ष के नेताओं को जो है उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये शोर शराबा और हंगामा बहुत हो रहा है? प्रेम जी। अरुणेश जी, देखिए संसद में 2 तरह से मर्यादाएं टूटी हैं, एक सदस्यों के आचरण के कारण और दूसरा आसन से, उपसभापति की ओर से। तो जो आचरण के कारण टूटी है उसमें तो पनिशमेंट मिल गया, 8 लोग निलंबित हो गए, लेकिन जो संवैधानिक मर्यादा टूटी है उसका क्या हुआ? जो वोटिंग करना, वोटिंग मांगने पर वोटिंग होनी चाहिए, संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को तोड़ दिया गया। ये सबसे बड़ी बात हुई है जो कि ज्यादा गंभीर बात है, क्योंकि सांसदों की आचरण की समस्या तो पहले भी रही है और वो पनिशमेंट से कंपनसेट होता भी है, लेकिन ये कंपनसेट कैसे होगा? इसके अलावा जो फुटेज पब्लिक डोमेन में आए हैं वो वही फुटेज हैं जो सरकार चाहती है, क्योंकि राज्यसभा की कार्रवाई को भी कंट्रोल किया गया। इसका पनिशमेंट क्या होगा? क्योंकि एक बजे तक संसद का सत्र था, सर्वदलीय बैठक में तय हुआ था, उसको एक्सटेंड किया गया, इसका पनिशमेंट क्या होगा? तो एक तरीके से बहुत सारी मर्यादाएं टूटी हैं और बात सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर की जा रही है कि उन्होंने मर्यादा टूटी है। उनके साथ जो मार्शल ने किया वो फुटेज तो है ही नहीं, पब्लिक डोमेन में आया ही नहीं, क्योंकि सरकार दिखाना नहीं चाहती। तो इस तरीके से पूरे सदन पर सरकार का जो कब्जा दिखा है ये बहुत चिंताजनक है कि हम दिखाएंगे नहीं पब्लिक में, हम वही फुटेज दिखाएंगे जो हमारे लिए उपयोगी होगा और विपक्ष की आवाज को दबाएंगे। ये ज्यादा गंभीर चिंता का विषय। तो शैलेंद्र जी, आपको क्या लगता है जो उन्होंने सवाल उठाया प्रेम जी ने कि वो संवैधानिक मर्यादाएं तोड़ी गई हैं, और जो उप सभापति पर एक बड़ा आरोप लगाया है कि उनको भी संवैधानिक दायरे में रहते हुए जो वोटिंग का प्रावधान है वो उसको कराना चाहिए, और ये अपनी जगह पे ये बात सही भी है, लेकिन जो आचरण है सांसदों का उसे भी न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। हालांकि उनको निलंबित कर दिया गया है, लेकिन उस निलंबन के खिलाफ अभी भी धरना प्रदर्शन जारी है संसद भवन में। और आप ये देखिए कि उनके तेवर देखिए कि किस तरीके से वो सांसद हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं, इसके बाद भी उनका ऐसा व्यवहार है, तो उनके व्यवहार पे भी सवाल उठ रहे हैं।
तो उप सभापति की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में आपका क्या विचार है? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि सदन के अंदर जो है जो भी फंक्शनिंग का तरीका है तो संवैधानिक तौर तरीके के हिसाब से करना चाहिए। आप देखिए कहीं न कहीं इसकी तथ्यों में जाने की आवश्यकता है। ये इतना शोर शराबा जो लोकसभा में तो नहीं हुआ, क्योंकि इन दलों को अच्छे से इस बात का जानकारी थी कि यहाँ शोर शराबा करने का कोई फायदा नहीं है, और क्योंकि सरकार के पास जो है तो विश्वास बहुमत है, तो वहाँ तो कोई उन्होंने का प्रयास नहीं। बात जब राज्यसभा की आती है, राज्यसभा में भी जब अगर मैं आकलन करूँ तो उस दिन का जो संख्या बल है उसके हिसाब से जो है अगर मैं ये आकलन करूँ तो संख्या बल कहीं सरकार के पास था। तो यदि मान लीजिए विपक्षी लोगों को ये लगता था कि नहीं जो है हम मजबूत हैं और हम सरकार को जो है ये बिल पास करने में जो है सरकार कहीं न कहीं असफल होगी। आपकी प्रॉब्लम है, काफी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। खैर, अब ये बात तय है कि सत्ता पक्ष को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती है। जिस तरीके से प्रेम जी ने सवाल उठाए वो भी उनका जवाब भी मिलना जरूरी है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के जो सांसद हैं उनको भी अपने आचरण पर ध्यान देना होगा। और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर के किसानों की चिंता इसलिए भी जायज है। मैं प्रोग्राम के आखिर में चलते चलते आपको बता रहा हूँ, क्योंकि शांता कुमार समिति, एक शांता कुमार कमेटी बनी हुई थी और उसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पीडीएस, उसको लेकर के भारतीय खाद्य निगम एफसीआई और न्यूनतम समर्थन मूल्य के कई ऐसे पहलू थे, ऐसे सब पॉइंट्स थे जिसको लेकर के विरोध किया गया था। और ये जो एफसीआई है ये सरकार की ही अंतर्गत आती है। इसलिए अगर हमें देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है, उनकी आय को दोगुना करना है और कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव का नारा जो सरकार दे रही है, अगर उसको सच में जमीनी स्तर पर हमें उसको लागू करना है तो सरकार को किसानों का विश्वास जीतना होगा। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि भारतीय किसान यूनियन भी इस बिल के विरोध में है और वो भी कल यानी 25 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल करने जा रहा है इस बिल के विरोध में। तो आखिर में क्विक कमेंट आपसे लेना चाहूंगा प्रेम जी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है कि किसानों के मुद्दे को साइडलाइन कर दिया गया है और बॉलीवुड से जुड़े ऐसे मुद्दे तो दरअसल मुद्दे भी नहीं है, क्योंकि वहां पर ड्रग्स की समस्या बहुत लंबे समय से रही है, कास्टिंग काउच बहुत लंबे समय से रहा है। लेकिन मैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि 25 तारीख को ही भारतीय किसान यूनियन की रैली है, या रैली क्या बल्कि विरोध प्रदर्शन है, और उसी को देखते हुए ये मैनेज किया गया है कि बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को बुलाया गया है ताकि मीडिया का अटेंशन उधर रहे और किसानों के मुद्दे पर जो है देश का ध्यान न जाए क्योंकि मीडिया उसको कवर ना करे। तो इस विरोधाभास पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आखिर में अब आप इसका भविष्य क्या देखते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति ने अभी तक इसमें साइन नहीं किए हैं और जब तक वो साइन नहीं करेंगे तब तक वो कानून नहीं बनेगा। तो अब इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? आपको लगता है कि सरकार पुनर्विचार कर सकती है जिस तरीके से किसानों का विरोध हो रहा है, खासतौर पर उग्र विरोध हरियाणा और पंजाब में है और विपक्षी दलों के द्वारा भी हो रहा है। तो आपका फाइनल जो क्लोजिंग रिमार्क्स है वो क्या होगा कि इस बिल का भविष्य क्या होगा और जो कल प्रस्तावित है भारतीय किसान यूनियन की धरना प्रदर्शन रैली या फिर जो कह रहे थे इस पर और दीपिका पादुकोण के कनेक्शन पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, पहला जो आपका दीपिका पादुकोण वाला मसला है, मेरा साफ ये मानना है कि मीडिया चाहे जितना मीडिया को गुमान हो कि वो मुद्दे सेट करता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जहां पब्लिक होती है मीडिया उसके पीछे चलती है। बिल्कुल। मीडिया किसी को हीरो नहीं बनाता, हीरो को और बड़ा हीरो बनाता है, ये मीडिया का है। अगर जनता आंदोलन पर के मूड में आ जाएगी तो मीडिया चाह करके भी उसका बायकॉट नहीं कर सकती है, उसको आना ही पड़ेगा। चूंकि जनता के आंदोलन से जनता से आंदोलन नहीं जुड़ पा रही है, इसलिए मीडिया को जो मन में आ रहा है वो मुद्दे सेट कर रही है। जिस दिन जनता खड़ी हो जाएगी मुद्दा वही होगा जो जनता तय करेगी। एक नहीं तो किसान खड़े तो हो रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन के इतने सारे जो किसान है वो खड़े तो हो रहे हैं, लेकिन वो मीडिया में उनको स्पेस कहाँ मिल पा रहा है? खासतौर पे न्यूज चैनलों में उनको जगह कहाँ मिल पा रही है जो बाकी बॉलीवुड से जुड़े मुद्दों को मिल रही है?
देखिए बिल्कुल वो जगह बना रहे हैं, जगह बना लेंगे, पहले दिन में नहीं होगा। ये आंदोलन बढ़ेगा तो मीडिया को जाना ही पड़ेगा, दिखाना ही पड़ेगा। मैं वो कह रहा हूँ, आप आज सही कह रहे हैं, लेकिन फाइनली वही होगा जो मैं बोल रहा हूँ कि जनता अगर आंदोलन से जुड़ेगी तो मीडिया को दिखाना तो पड़ेगा। आप किसान आपको अन्ना आंदोलन आंदोलन याद है ना? कहा अन्ना है, आंदोलन, जी जी, जो मेरा मुख्य सवाल था कि अब इस बिल का भविष्य आप क्या देखते हैं? ये बिल निश्चित रूप से, हमें नहीं लगता कि आज के राष्ट्रपति इतने राजनीतिक रूप से मजबूत हैं कि सरकार के फैसले को पलट दे। ये तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए ये बिल तो पास होगा। और मगर सरकार पर जो किसानों का और आंदोलन का जितना दबाव है, तो उसको सरकार को ये वादा चाहे जिस रूप में हो लेकर के आना पड़ेगा देर सबेर कि हम एमएसपी की सुरक्षा करेंगे, तभी किसान मानेंगे। अन्यथा ये आंदोलन कम या खत्म होने वाला नहीं है। जी शैलेंद्र जी, आपके क्या क्लोजिंग रिमार्क्स हैं? क्योंकि यहाँ पे एक सवाल ये भी है ना कि अगर जबरदस्ती ये किसान जो है बिल पास हो जाता है, और जैसा कि प्रेम जी ने कहा कि अब वो अब्दुल कलाम साहब जैसे राष्ट्रपति नहीं है जिन्होंने कई बिल को वापस भेज दिया था सरकार के पास, तो इस समय जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो इसका विरोध नहीं करेंगे, यहाँ तक कि पुनर्विचार के बारे में भी शायद ना बोले और वो साइन कर देंगे, इस तरीके से कानून बन जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा हो गया और जितनी बड़ी संख्या में किसान नाराज होंगे तो आने वाले चुनाव में इसको बीजेपी का जो है इसका नुकसान भी हो सकता है, तो ऐसे में आप इस बिल का भविष्य क्या देखते हैं? मैं प्रेम जी की दोनों बात से सहमत हूँ। पहली बात, मीडिया जो है किन मुद्दों को प्रभावित करता है, देखिए बिल्कुल बात सही है। जब जन आंदोलन कोई भी खड़ा हो जाता है तो मीडिया को चाहे अनचाहे उसको कवर करना ही पड़ता है। दूसरा, राष्ट्रपति के कोर्स ऑफ एक्शन की बात जो है जो उन्होंने कही, मैं उससे भी सहमत हूँ। अब बात आ रही है, आप पूछ रहे हैं कि इसका भविष्य क्या होगा। देखिए, किसान यूनियन की अगर फंक्शनिंग आप देखें पिछले 2 दशक से, तो किसान यूनियन जिस पार्टी के साथ खड़ा हुआ है उस पार्टी का कोई भविष्य ही नहीं है। तो आज की जो किसान यूनियन है वो कहीं प्रासंगिक नहीं है, वो सिर्फ जो है ड्रेसिंग रूम वाले जो लोग हैं उनके उसमें है। बाकी जो बड़ा जो किसान है कई राज्यों का, जो हमारे देश के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो उनमें 2 या 3 पंजाब और हरियाणा का मैंने बता दिया, क्योंकि एमएसपी का जो लास्ट जो रेट था उसमें मैक्सिमम जो लाभ है वो पंजाब और हरियाणा को मिला है, इस वजह से वहां पे जो ये रिटर्नेशन देखने को मिल रहा है। बाकी जितने भी बड़े प्रदेश हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका बिहार हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आपका वेस्ट बंगाल हो, जितने भी बड़े प्रदेश हैं, ये सब जो धरातल पर ये किसान जो इसका समर्थन करने वाले हैं। तो शुरुआती दौर में ये आपको इस तरह के हैसल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि आने वाले कम से कम जो 1 साल के बाद आपको इसके रिजल्ट जो देखने शुरू होते हैं। बिल्कुल, तो आने वाले समय में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बिल का फायदा जो है किसानों को मिलेगा। अब वो कितना मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है। आज भी हमारे देश की जितनी जनसंख्या है उसका लगभग 70% हिस्सा कृषि के कार्यों पर ही निर्भर है, और किसान पर हमेशा सियासत होती रही है किसानों से जुड़े मुद्दे पर, अगर इस देश का आप इतिहास उठा के देख लें। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि सरकार को और विपक्ष को किसानों के मुद्दे को सच में समझना होगा, और किसानों से जुड़ी जो समस्याएं हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, उनको दूर करना होगा, और उनकी आय को भी दुगना करना होगा, किसानों को आत्मनिर्भर भी बनाना होगा। अब ये इस बिल के माध्यम से कितना हो पाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल प्रेम कुमार जी आपका और शैलेंद्र दुबे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम आज का मुद्दा में भाग लेने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में हमने किसानों की बात की। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले सप्ताह किसी और मुद्दे के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक देखते रहिए यंग तरंग। धन्यवाद, नमस्कार।